हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बाजार का हल लेके। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर किए थे बाजार के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उन व्यूज़ का क्या हुआ और उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। 24 मार्च के वीडियो में जब निफ्टी 7800 के आसपास था तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से निफ्टी करीब 20 से 25% तक रैली कर सकता है। तो ये व्यू करीब करीब सक्सेस हुआ। 2 अप्रैल के वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि निफ्टी 9500 तक जा सकता है, तो इस व्यू ने भी काम किया। 12 अप्रैल को हमने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी 9930 पे जाके टॉप बनाएगा। हालांकि इस व्यू को हमने कुछ दिनों के बाद बदल दिया और 26 अप्रैल को हमने बोला कि निफ्टी 9600 पे टॉप बनाएगा। क्योंकि निफ्टी इससे ऊपर चला गया 9900 के आसपास, तो हम इस व्यू को एज अ फेल मानेंगे। उसी वीडियो में हमने एक और व्यू शेयर किया था कि मई फर्स्ट वीक के बाद करेक्शन शुरू होगा और वो करेक्शन निफ्टी को 7700 तक ले जाएगा जून 30 तक। ये व्यू अभी हमारा वेट एंड वॉच मोड में है, देखते हैं क्या होता है। 18 मार्च के वीडियो में हमने आपसे अपना लॉन्ग टर्म निफ्टी का बेयर मार्केट टारगेट शेयर किया था जो कि 6000 है। ये भी अभी वेट एंड वॉच मोड में है, देखते हैं क्या होता है। 17 अप्रैल को हमने बैंक निफ्टी का टॉप 21,500 बताया था। हालांकि अभी क्लोजिंग प्राइस उसके आसपास का लेवल चल रहा है, लेकिन कल की रैली में ये इस टॉप से ऊपर चला गया, तो हम इस व्यू को भी एज अ फेल मानेंगे। हमने बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट का टारगेट 12,000 बताया है, तो ये व्यू अभी वेट एंड वॉच मोड में है, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा हमने 12 अप्रैल के वीडियो में कुछ स्टॉक्स के व्यूज आपके साथ शेयर किए थे। वो स्टॉक्स थे HDFC लाइफ, TCS, मनप्पुरम गोल्ड, मुथूट फाइनेंस, कैडिला हेल्थ केयर, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड जिसका सिंबल है मैकडॉवेल N, और जुबिलेंट फूड। इसमें से अगर आप देखें तो कैडिला हेल्थ केयर करीब 6-7% का लॉस दिखा रहा है। मैकडॉवेल N या यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्लैट चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में। इसके अलावा बाकी शेयर्स अगर आप देखेंगे तो वो 6 से 13% की रिटर्न्स दे रहे हैं। दोस्तों, समय समय पर हम अपने ये व्यूज को आपके साथ शेयर करते रहेंगे और उनका परफॉर्मेंस भी शेयर करते रहेंगे। तो आइए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते बाजार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफी लोग उससे सरप्राइज्ड हो गए कि बाजार में ये क्या हो रहा है। इतने सारे नेगेटिविटीज होने के बाद बाजार चढ़ रहा है और कई लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया। थर्सडे के दिन निफ्टी ने करीब 3% की रैली दिखाई। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो 7.7% की रैली दिखाई और अप्रैल के महीने में निफ्टी ने करीब करीब 15% की रैली हमें दिखाई। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि बैंक निफ्टी ने करीब करीब 10% का रिटर्न हमें दिखाया। अब अगर हम अप्रैल महीने के FII और म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग डेटा देखें तो वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कैश मार्केट में दोनों नेट सेलर हैं। अप्रैल के महीने में FII ने करीब 3100 करोड़ की सेलिंग की कैश मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स ने करीब करीब 6700 करोड़ की सेलिंग की कैश मार्केट में। वहीं अगर डेट मार्केट की बात करें तो FIIs ने करीब 6200 करोड़ की सेलिंग की और DIIs ने 4700 करोड़ की बाइंग की। तो आप देखिए, जो बॉन्ड मार्केट में जो टर्मोइल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो FIIs बॉन्ड मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन किसको बेच रहे हैं? तो म्यूचुअल फंड्स को बॉन्ड मार्केट में बेच रहे हैं। और म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि कैश मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि FIIs ने कैश मार्केट में 3100 करोड़ की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने कैश मार्केट में 6700 की सेलिंग की, तो करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग के बावजूद अप्रैल में इतनी रैली क्यों हो गई कि निफ्टी 15% ऊपर चला गया। ये किस तरीके का खेल हो रहा है? दोस्तों, खेल तो हो रहा है। ये FII और DIIs, इनको इस लेवल की कलाकारी आती है कि ये चुटकी बजाते ही आपके जेब से पैसा निकालकर अपनी तिजोरियों में भर सकते। तो खेल क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर सिंपल भाषा में समझें तो FMCG, फार्मा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग हो रही है
वहां से पैसा निकाला जा रहा है और उस पैसे को निकालकर निफ्टी के उन स्टॉक्स और सेक्टर्स में पैसा लगाया जा रहा है जो बीटन डाउन है, जहां पे बाइंग की उम्मीद कम है, काफी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, उन एरियाज में जमकर बाइंग की जा रही है। और चूंकि वहां पे ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस काफी बनी हुई हैं, तो वो एक स्प्रिंग की तरह वो स्टॉक्स राइज कर रहे हैं और इस तरीके से उन स्टॉक्स को चुना जाता है ताकि निफ्टी तेजी के साथ ऊपर बढ़ सके। ज्यादातर इन्वेस्टर इंडेक्स को देखते हैं और उसके बेसिस पर ही जजमेंट लेते हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से वो आपके सेंटिमेंट को चेंज कर देते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फार्मा का चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं। जो ब्लू लाइन है वो प्राइस की लाइन है और जो ग्रीन लाइन है वो टर्नओवर की लाइन है। आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर में सेलिंग हो रही है, वहां से पैसा निकाला जा रहा है। तो खेल यहां पे ये हो रहा है कि जिन सेक्टर्स में रिटेल बुलिश है वहां पे सेलिंग कर दो ताकि हम अच्छे प्राइस पे उन स्टॉक्स को डंप कर सकें। लेकिन बाजार को गिरने भी नहीं देना है, क्योंकि बाजार अगर गिर जाएगा तो एफआईआईज अपने प्राइस पर स्टॉक्स को एग्जिट नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एफआईआईज की जो सेलिंग स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि मान लीजिए वो इस लेवल पर सेलिंग करना चाहते हैं, तो जब ये लेवल आएगा तो वो उस पर सेलिंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, बाजार को इतना ऊपर और ले जाएंगे और तब सेलिंग शुरू करेंगे, क्योंकि उनके सेलिंग करते ही बाजार यहां तक आ जाएगा। इसे हम इंपैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो रिटेल को ये भाव देना है कि नहीं बाजार में सब कुछ ठीक है, आप घबराइए मत, आप खरीदते रहिए, और वो लोग धीरे धीरे चुपके चुपके बाजार से निकलते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी बाजार में अभी चल रही है। अब चूंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम खरीदें ना खरीदें, कहीं रैली निकल ना जाए, तो मैं उससे एक सर्वे शेयर करता हूं। इस सर्वे को यूएसए में किया गया था और इसमें करीब 4000 वहां के जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उस सर्वे की फाइंडिंग ये है कि करीब 61% लोग इस वक्त खरीदने को तैयार नहीं हैं। वो तभी खरीदेंगे जब बाजार में एक मीनिंगफुल करेक्शन हो जाए। 16% लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बेयर मार्केट की शुरुआत है, अभी बाजार को बहुत गिरना है। और करीब 23% लोग जो है इस लेवल पर भी खरीद करने को तैयार हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप देखें जो दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है कि उन्होंने किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में बड़ी खरीदारी की है। जबकि 2009 के क्रैश में हमने देखा था कि वॉरेन बफे ने भी कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। तो हो सकता है वो अगले महीने या 2 महीने के बाद खरीदारी शुरू कर दें और हमें खबर मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो लोग भी चुप्पी बनाए बैठे हुए हैं। एक और फैक्ट आपसे शेयर करता हूं कि काफी मात्रा में पैसा, स्मार्ट मनी, स्टॉक मार्केट से निकलकर मनी मार्केट में जा रहा है। करीब 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स मनी मार्केट में जा चुके हैं, जो कि एक हाईएस्ट लेवल है 2009 के बाद। तो कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स में इस रैली को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है और खेल ये चल रहा है कि किसी तरीके से इस रैली में रिटेल को खींचा जा सके ताकि इंस्टीट्यूशंस सेल करके निकल सके। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब बाजार में क्या होने वाला है, यहां से बाजार कहां जाने वाला है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि बाजार में पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। आइए सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पहली जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट एक नए स्टिमुलस प्लान के साथ आ रही है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस दिया था, वो करीब 1 लाख करोड़ का था, जो शायद सफिशिएंट नहीं था। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमें करीब करीब 10 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज चाहिए। हालांकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा, लेकिन एक और अगर हम खबरों की माने तो एक स्टिमुलस पैकेज आ रहा है और इस बार का जो स्टिमुलस पैकेज है वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज के लिए आने वाला है। दोस्तों, स्मॉल और मीडियम स्केल कंपनीज के ऊपर करीब 5 लाख करोड़ का कर्जा है और ये कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है। अगर उन लोगों ने इस कर्जे को डिफॉल्ट कर दिया तो कई बैंक मुश्किल में आ सकते हैं। और आप इमेजिन करिए,
आप एक 30, 40, 50 लोगों की एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, आपका रेंट देना है, आपके फिक्स कॉस्ट है वो देना है, लेकिन आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, तो आप कब तक सस्टेन करेंगे? तो आपने जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो आप चुकाएंगे नहीं, वो एनपीए बन जाएगा और आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो सरकार इस प्रॉब्लम को समझ रही है और इस स्टिमुलस में वो इन छोटे बिजनेसेस को शायद मदद करेगी। और एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं कि इंडिया की इस वक्त जो इकोनॉमी की साइज है वो करीब $3 ट्रिलियन की है। इसमें से 1/4 कंट्रीब्यूशन स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ये लोग डूब गए तो देश की इकोनॉमी नहीं बचेगी, इसलिए इनको हेल्प करना जरूरी है। दूसरी जो खबर एक आई कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये वैक्सीन बना रहा है और उनके साइंटिस्ट ने बोला है कि उनको काफ़ी उम्मीद है कि वो ये वैक्सीन बना लेंगे। हालांकि खबरें कुछ इस तरीके से आने लगी कि इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इंडिया में बाई सितंबर 10 मिलियन वैक्सीन्स बननी शुरू हो जाएंगी। हमें पता नहीं कि इस खबर पे हम यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइट पर इस वैक्सीन के बारे में क्या कहा जा रहा है। और उन्होंने बहुत ही प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल होगा तो हम इसका प्रोडक्शन करेंगे और नहीं होगा तो हम इस पे कुछ बदलाव करेंगे, और अगर वो भी काम नहीं किया तो हम इस वैक्सीन पे काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हम सब चाहते हैं कि वैक्सीन बने, जल्दी से जल्दी बने, ताकि सारी चीजें नॉर्मल हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑक्सफोर्ड टीम। तीसरी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, कि गिलियड साइंसेस नाम की जो कंपनी है रेमडेसिविर नाम की एक दवाई पे काम कर रही है। उसकी कुछ टेस्टिंग चल रही थी, इस पे भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हमें सुनने को और पढ़ने को मिली। समझ में नहीं आ रहा है किसकी खबर को हम माने, किसकी नहीं माने। अब जो लेटेस्ट खबर आई है, उनका कहना है कि उन्होंने उस दवाई की टेस्टिंग की है और उन्होंने कुछ पेशेंट्स को ये दवाई दी और कुछ को नहीं दी। जिनको नहीं दी और वो ठीक हो गए तो उन्हें 14 दिन लगे ठीक होने में, और जिनको ये दवाई दी गई और वो ठीक हो गए तो वो 11 दिन में ठीक हो गए। तो एक दवाई देने से एक फायदा यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये एक होप देती है कि शायद फ्यूचर में कोई ऐसी दवा बन जाए जो इस वायरस के साथ लड़ सके। तो ये कारण है जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा सकता है। आइए अब हम उन कारणों की बात कर लें जिसकी वजह से बाजार पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या प्रेशर पड़ सकता है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव न्यूज़ है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो करीब 1000 से 2000 हर दिन ऐड कर रहे हैं। तो इन केसेस में कोई खास कमी हमें नहीं दिख रही है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी जो नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, कि सैलरी कट्स का एक दौर चल पड़ा है। अभी कल ही हमने खबर सुनी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी को कट कर दिया है, अप टू 30% सैलरी कट्स कर दिए गए हैं। स्पाइस जेट ने कहा है कि अप्रैल और मई की महीने में वो पायलट्स को सैलरी नहीं देंगे। अब सोचिए अगर पायलट्स को वो सैलरी नहीं देंगे तो ग्राउंड स्टाफ और एयर होस्टेसेस को क्या वो सैलरी दे रहे होंगे, इस पर मुझे डाउट है। CMI का डेटा आया है कि करीब इस क्राइसिस की वजह से करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इमेजिन करिए कि जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते थे, जो वो सामान खरीदते थे, वो अब नहीं खरीद रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई कि मूडीज और फिच जो इंडिया को रेटिंग देती हैं, वो रेटिंग में डाउनग्रेड कर सकते हैं क्योंकि दे आर वरीड अबाउट फिस्कल डेफिसिट। तो फिलहाल तो एक तरीके की वार्निंग आई है कि आप अपनी स्थिति को संभाल लीजिए, नहीं तो हम रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे। अब देखिए, कंट्री की रेटिंग जब डाउन होती है तो ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कंपनीज बाहर से कर्जा उठाएंगी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्री की रेटिंग कम हो जाती है तो फिर कंपनी की भी रेटिंग एक तरीके से कम हो जाती है। तो या तो उन्हें कर्जा नहीं मिलेगा, या अगर उन्हें मिलेगा तो हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे।
अगले जो नेगेटिव है, बॉन्ड मार्केट में टर्मोइल है, आपको पता ही है किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो बॉन्ड मार्केट में जब प्रॉब्लम होगी तो किसी कंपनी को अगर विद इन द कंट्री कैपिटल रेज करना है बॉन्ड मार्केट से, तो वो इतनी आसानी से रेज नहीं कर पाएगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जाकर इंपैक्ट करेगा। अगला जो नेगेटिव है, देखिए अब अगले मई 3 के बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ा वो भी एक तरीके से बहुत नेगेटिवली इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। दोस्तों, एक हफ्ते का लॉकडाउन का जो कॉस्ट होता है इकोनॉमी को, वो 2 to 3 लाख करोड़ का होता है। तो अगर यहां से अभी लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया तो इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू ब्लीड। दोस्तों, पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारा जो आकलन है कि लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है, एयरलाइंस चलने वाली नहीं है, फैक्ट्रीज चलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलेंगी और कुछ स्टेट्स को जैसे गोवा, छत्तीसगढ़ टाइप, उनको शायद वहां से लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि बड़े शहर लॉकडाउन में रहेंगे अगले 20 से 30 दिन के लिए, ऐसा मेरा आकलन है। अभी देखते हैं, अगले हफ्ते अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। अब यहां से बाजार का क्या होने वाला है। दोस्तों, हमने आपको कहा था कि 9600 निफ्टी का टॉप बनेगा और उसके बाद से वहां से करेक्शन एक शुरू होगा और ये करेक्शन मई के फर्स्ट वीक में होगा जब स्टिमुलस और लॉकडाउन की न्यूज बाजार में आ जाएगी। लेकिन बाजार ने उससे पहले ही उस लेवल को तोड़ के वो ऊपर चला गया। फिलहाल हमने जितने भी आपको व्यूज दिए थे नीचे के, वो हम होल्ड कर रहे हैं और इस वक्त हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें कैश में रहना चाहिए, अपनी पोजीशंस को जहां तक पॉसिबल हो बुक कर लेना चाहिए और अगला हफ्ता हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और मई फर्स्ट वीक के बाद कि बाजार में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब तक ये अनाउंसमेंट्स नहीं आती हैं हमें नहीं लगता है कि हमें बाजार को शॉर्ट करना चाहिए। लेट्स वेट एंड सी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट्स आ रही हैं स्टिमुलस फ्रंट पे और लॉकडाउन के फ्रंट में। और जैसे ही वो अनाउंसमेंट्स आएंगे दोस्तों, मैं आपके सामने फिर आऊंगा और अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।